हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सुशील मिश्रा बिजनेस क्लास। आज हम चल रहे हैं डेमोग्राफिक कंडीशन, साथ में आज पढ़ेंगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल हाँ जी, ये दोनों हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी। अब डेमोग्राफिक का मतलब है कि ये बताता है हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, लिटरेसी रेट कितना था, कितने पढ़े लिखे थे हम, हेल्थ फैसिलिटीज कितनी थी, यहाँ तक कि हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि जेंडर्स क्या था, मतलब कितने मेल थे यानी कि कितने फीमेल थे। ये डेमोग्राफिक कंडीशन है कब, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में। ये पहली बार जो रखा, मतलब हमने कैलकुलेट करा था वो 1921 में, 1921 में कैलकुलेट करा था, पता करा था कि कितने हमारे पास डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स क्या है हमारी। साथ में अब हम पढ़ेंगे इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या क्या लेकर आई और उसका क्या क्या उसने यूज करा, कैसे कैसे यूज करा भाई, ये भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन सबसे पहले जब हमने कैलकुलेशन लगाई या पता करा तो 1921 में फर्स्ट स्टेज पता करा, उसी को हमने ग्रेट डिवाइड ईयर भी रखा गया 1921 का। बिल्कुल हाँ। तो इसमें सबसे पहला आता है बर्थ रेट और डेथ रेट हाई। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में हमारी बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई थी। जिस भी देश की, बिल्कुल आज ध्यान सुनिएगा, जिस भी देश की बर्थ रेट और डेथ रेट हाई होता है वो देश डेवलपमेंट कभी नहीं कर पाता है, ध्यान से सुन लीजिए। या जिसका बर्थ रेट कम हो, डेथ रेट हाई हो, वो भी नहीं कर सकता है। करता कौन है? वो करता है जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो हो। बिल्कुल हाँ जी, दोनों ही लो हो, दोनों ही स्लो हो, वो डेवलपमेंट या डेवलप की ओर आगे बढ़ रहा होता है। उस टाइम में 1921 के समय में हमारी कंडीशन ऐसी थी कि हमारे यहाँ पर 1000 पर्सन में भी बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हो रही थी और बर्थ रेट भी हमारा बहुत ज्यादा था, मतलब बॉन्ड भी ज्यादा हो रहे थे और डेथ भी ज्यादा हो रही थी। दूसरा अब आपका आता है डेमोग्राफिक कंडीशन में लो लिटरेसी रेट। अब ये लिटरेसी रेट क्या होता है भाई? लिटरेसी रेट में बताया गया, ग्रेट डिवाइडेड ईयर ने कहा कि उस समय में 1921 के आसपास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आसपास, कि हमारे यहाँ पर कोई भी पर्सन किसी एक लैंग्वेज को, किसी एक भाषा को समझता हो, पढ़ता हो, लिख सकता हो, बता सकता हो, उसे हम लिटरेसी रेट में शामिल करते थे। बिल्कुल आज भी वही है। किसी एक भाषा को अगर आप पढ़ते हो, समझते हो, लिख सकते हो, किसी को समझा सकते हो तो आप लिटरेसी रेट में आते हो। उस समय में हमारे यहाँ की लिटरेसी रेट भैया ऑल ओवर द पॉपुलेशन में रखी गई बिलो टू 16%। बिल्कुल हाँ जी, कितने परसेंट? 16% लिटरेसी रेट के बिलो था, याद रख लीजिए। एग्जैक्ट 16% नहीं बोल सकते, बिलो टू 16% था। अब इस बिलो टू 16% में से 7% सिर्फ और सिर्फ फीमेल थे। बिल्कुल हाँ जी, 7% कौन था? फीमेल थी। बिल्कुल हाँ जी, याद रख लीजिए। टोटल ऑल ओवर द पॉपुलेशन में से सिर्फ और सिर्फ बिलो टू 16% हमारे यहाँ लोग पढ़े लिखे थे और उसमें से 7% फीमेल थी। मतलब कि 100 फीमेल है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 7 ही फीमेल हैं जो कि पढ़ी लिखी हैं ऑल ओवर द कंट्री में। उस समय में बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा कम, मतलब इतना कम कि लोग बात सोच ही नहीं सकते कि कितनी लिटरेसी रेट गिरा हुआ था उस समय में। वो कंडीशन थी डेमोग्राफी की। अगला क्या बोलता है? हमारे यहाँ पर हाई इन्फेंटिलिटी मोर्टेलिटी रेट था। हाई इन्फेंट, आईएमआर बोलते हैं जिसे हम, आईएमआर, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में बोला गया कि भैया कोई बच्चा जो अपना पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाता था उसको इसमें शामिल किया गया है। 1000 बच्चों में से 218 बच्चे ऐसे थे, 218 चिल्ड्रन उस समय में ऐसे थे जो अपना किसी न किसी कारणवश पहला बर्थडे भी नहीं मना पाते थे और उससे पहले ही वो डेथ की ओर चले जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से। ये नहीं बोल रहे कि कोई एक पार्टिकुलर कारण है, जी नहीं, किसी भी कारण से यहां बताया गया है। तो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में बताया गया कि किसी भी कारण से 1000 बच्चों में से 218 बच्चे क्या हो जाते थे? मर जाते थे, डेथ हो जाती थी उनकी, विचारों की, जिनका पहला बर्थडे भी नहीं मना पाते थे वो।
हाई इनफर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा, उस समय में 1000 में से 218, बहुत बड़ी बात हो गई। साथ में क्या है, हमारे यहाँ पर उस समय में पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी, बिल्कुल है जी, हेल्थ फैसिलिटीज ना के मुकाबले थी। अगर हम बीमार होते थे तो कहाँ चाहते थे, अगर हम बीमार हो रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ औषध के पास जा रहे हैं, डॉक्टर होते ही नहीं थे, वैद्य के पास पहुंच गए, ये छोटा मोटा क्या झाड़ फूंक लगवा लिया, हेल्थ फैसिलिटी ही नहीं, जिसके कारण भी हमारी डेथ रेट हाई थी, बिल्कुल हाँ जी, इसके कारण भी हमारे यहाँ की डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई थी। क्यों? क्योंकि पुअर फैसिलिटीज थी, पुअर हेल्थ फैसिलिटी, कोई बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज हेल्थ की नहीं थी, मतलब हम बहुत ज्यादा डिक्लाइन थे, बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे उस समय में। और लास्ट इसमें बोलता है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बिल्कुल हाँ जी, 1921 में हम 32 ईयर्स तक, बिल्कुल हाँ जी, अबाउट लगभग 32 साल तक ही जी पाते थे, और उसके आसपास ही किसी न किसी प्रकार से हमारी मृत्यु हो जाती थी। बहुत सारी परेशानी थी, बहुत सारे प्रॉब्लम थी, जिसके कारण ये हो जाता था। अब 2018 में जब दोबारा जनगणना हुई, उस समय हमें बताया गया कि एट प्रेजेंट 68 ईयर्स तक लोग जी सकते हैं या जी पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में क्या हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज भी अच्छी आ गई है, डॉक्टर्स अच्छे हैं हमारे यहाँ पर, इसके कारण हम थोड़ा लंबा सर्वाइव कर लेते हैं। वही चीज यहाँ बताई गई है। ये तो था आपका डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन में बताया गया हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट है उस समय में। दूसरा, लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम था, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, IMR बहुत ज्यादा था, 1000 बच्चों के पीछे 218 बच्चे पहला बर्थडे नहीं मना पाते थे। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, हमारे यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी ही नहीं, अगर बीमार पड़ रहे हैं तो किसको दिखाएंगे, बीमार पड़ रहे हैं तो भैया गांव में कोई वैद्य है उसे दिखा दिया, नहीं तो क्या है टूना टटका कर दिया, इसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती थी। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में बोलता है कि उस समय में हम सिर्फ और सिर्फ नियरली 32 ईयर्स तक ही जी पाते थे, 32 या 34 साल की एज तक ही, ये अप्रोक्स रखा गया, ये नहीं हिस्सा भी 32 साल तक अप्रोक्स रखा गया कि 32 साल तक ही जी पाते थे। ये तो था आपका डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बाद में आप ही की बुक में दिया हुआ है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, बिल्कुल हाँ जी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में बोलता है कि दो हैं, पहला इसमें बताता है प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर में 32% इंगेज थे, बिल्कुल हाँ जी, भारत कृषि प्रधान देश है, सबको पता है, बिल्कुल हाँ जी। इसमें हम 72% पॉपुलेशन जो थी इंडिया की वो एग्रीकल्चर में ही इंगेज थी, फिर भी हम क्या थे, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थे, क्या थे, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थे, बस जी रहे थे जैसे तैसे, कुछ ज्यादा हमारी तरक्की नहीं थी एग्रीकल्चर में रहने से भी। दूसरा आता है अनबैलेंस ग्रोथ, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा ध्यान दे दिया और दूसरा सेकेंडरी या ट्रेजरी सेक्टर को ध्यान ही नहीं दिया, जिसके कारण भी हमारी ग्रोथ नहीं हो रही थी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में ये कमियां थी उस समय में। अब जो हमें पढ़ते हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिल्कुल हाँ जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने अपने फायदे के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे। पहला, रेलवे लेकर आई, रेलवे लेकर आई ताकि आपके यहां के जितने भी रॉ मटेरियल है, ध्यान सुनिएगा, रॉ मटेरियल है उसको वन प्लेस से अनदर प्लेस तक आसानी से ले जाया जाए, बहुत आसानी से ले जाया जाए। दूसरा, रेलवे का फायदा इसलिए किया गया, ये रेलवे इसलिए रखा गया ताकि अपने सोल्जर्स, बिल्कुल हाँ जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने सोल्जर मूवेबल कर सके वन प्लेस टू अनदर, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेन की सहायता से और बहुत ही इजीली तरीके से पहुंचाया जा सके, इसलिए भी रखा रेलवे लेकर आई वो। दूसरा, रोड बनवाया उन्होंने। रोड किस लिए बनवाया? रोड इसलिए बनवाया ताकि ये भी, बिल्कुल हाँ जी, अपने सोल्जर को मूवेबल कर सके। पक्की सड़कें बनवा दी गई। पहले क्या था, भारत में कच्ची सड़कें थी जिसमें इनको आने जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, अगर बारिश का मौसम होता है सड़कें भर जाती थी, जिसमें इनके सोल्जर्स आसानी से ट्रेवल नहीं कर पाते थे।
इसको ध्यान में रखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बिल्कुल हाँ जी, बीजी ने क्या करा, रोड बनवाए ताकि वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बिल्कुल हाँ जी, दोबारा वही चीज है, आसानी से आ जा सके। साथ में हर गांव हर कस्बे पर अच्छी तरह से पकड़ रखी जा सके ताकि कोई भी क्रांतिकारी ना आगे बढ़ सके, इसलिए भी इन्होंने अपनी फैसिलिटीज के लिए रोड बनवाए। साथ में ये भी रखा गया कि यहाँ पर जितने भी रॉ मटेरियल हैं जो गांव-गांव में है वो भी आसानी से कलेक्ट करके कहाँ पहुंचाया जा सके, रोड तक, रोड से रेलवे तक। अब रेलवे तक जब पहुंच जाएगा तो रेलवे से कहाँ ले जाएंगे, बिल्कुल हाँ जी, सुएज कैनल, याद आ गया, नहीं आया तो समझ लीजिए। सुएज कैनल इसलिए बनवाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ताकि क्या करे, उसका डायरेक्ट, बिल्कुल हाँ जी, डायरेक्ट इंडिया टू ब्रिटेन में आना जाना हो सके, नहीं तो वो घूम कर जाती थी जिससे बहुत ज्यादा कॉस्ट होती थी। बिल्कुल हाँ जी, ये ब्रिटेन है और ये इंडिया है उस समय में। तो ब्रिटेन क्या करती थी, यहां से ऐसे जाती थी फिर ऐसे आती थी, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती थी। तो उसने क्या करा, एक सुएज कैनल रास्ता बना दिया, बिल्कुल हाँ जी, ये अब डायरेक्ट जा रही है। अब इसमें क्या है, इनकी कॉस्ट भी बच रही है। यही चीज यहां पर लेकर आए, वाटर ट्रांसपोर्ट भी लेकर आ गए। वाटर ट्रांसपोर्ट क्यों लेकर आए, ताकि जो आपसे रॉ मटेरियल इकट्ठा किया है वो आसानी से ब्रिटेन तक ले जाया जा सके, पहला काम। दूसरा, आसानी से ब्रिटेन में जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा था। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुएज कैनल आया। सुएज कैनल जो लाया था 1869 में, बता ही रहा था मैं इसको कि भैया यहां से जब इस तरह से इंडिया में ब्रिटिश आते थे तो उन्हें हैवी कॉस्ट देना पड़ता था। उसको दूर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बिल्कुल हाँ जी, इन्होंने डायरेक्ट एक रूट तैयार करा जिसका नाम रखा सुएज कैनल, बिल्कुल हाँ जी। इसके माध्यम से ये जितनी भी शिपिंग थी, बिल्कुल हाँ जी, शिप के लिए बनाया गया था ताकि इजिली क्या हो, इंडिया से ब्रिटेन तक आसानी से रॉ मटेरियल ले जाया जा सके, पहला काम। दूसरा, ब्रिटेन से इंडिया में वापस क्या कह सकते हैं, फिनिशिंग गुड्स लाया जा सके, बिल्कुल हाँ जी। इसके बाद में आसानी से एक और काम, 3-4 काम बिल्कुल इजिली हो जाए इनका। तीसरा काम जो है, तीसरा ये है कि ब्रिटिशर्स जो है वो अब बहुत इजीली से बिना किसी डिफिकल्टीज के ऑन टाइम पर क्या हो, ब्रिटेन से इंडिया में आ सके। और हमारे इंडिया का भैया मेन बात तो बताना भूल ही गया, मेन बात यह है कि भैया हमारे इंडिया का वेल्थ कहां ले जा सके, ब्रिटेन में ले जा सके। इसीलिए तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था, बिल्कुल हाँ जी, इसीलिए तो इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन हो गया था हमारा, बिल्कुल हाँ। अगला जो कम्युनिकेशन रखा है इन्होंने, अगला इंफ्रास्ट्रक्चर है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसलिए लेकर आए ये इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि ये हमारे देश में रूल्स एंड रेगुलेशन बना सके, रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन कर सके, साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी रूल्स हैं उसको मेंटेन कर सके। दूसरा, ब्रिटेन से जो नया रूल आया, नए कानून आए हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर आए हैं, उसको भी मिलाकर काम किया जा सके, उसको बताया जा सके कि काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है इजीली। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा भैया, चिट्ठी पत्री, बिल्कुल हाँ जी, एसटीडी पीसीओ ये भी रखा, ये भी रखा। ये क्या करता है, बड़े इजीली। नहीं तो पहले क्या दिक्कत होती थी कि ब्रिटिशर्स ब्रिटेन जाकर तब रूल्स लेकर आते, तब नया कानून बनता था इंडिया में। लेकिन अब इसके आने से क्या हो गया, इसके आने से फायदा ये हो गया कि भैया अब ब्रिटिशर्स ब्रिटेन जाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ क्या करते हैं, कॉल करेंगे और कॉल करके तुरंत इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर लेंगे, बिल्कुल हाँ जी, कॉल करेंगे, अपने यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को बिल्कुल ओके कर लेंगे। ये इसका फायदा हो गया था। अब ये तो था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया क्या, डेमोग्राफिक कंडीशन, उसके साथ में मैंने आपको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ाया और लास्ट जो था वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगला जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बनता है कि क्या ब्रिटिशर्स के होने से या ब्रिटिशर्स के रहने से हमारी इकोनॉमी पर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट रहा है? बिल्कुल हाँ जी, हमारी इकोनॉमी पे पॉजिटिव इंपैक्ट रहा है। क्या रहा है? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो ये छोड़ कर गए यहाँ पर,
वो ये जब लेकर आए तो जायज ही बात है, कुछ समय पश्चात जब उन्हें हमने यहाँ से भगा दिया तो वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ से लेकर नहीं गए, यहीं छोड़ दिया। कैसे भैया, देख सकते हो रेलवे छोड़ दी इन्होंने हमारे लिए, इजिली हम आज भी यूज कर रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं। दूसरा, सड़कें, जो पक्की सड़कें बनवाई थी इन्होंने, ये जब जाने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट तो लेकर नहीं गए, छोड़ दिया कि आप यूज कर लो, हम आज यूज करते हैं। उन्हीं के दिन हम नई नई सड़कें बना रहे हैं। साथ में वाटर ट्रांसपोर्ट का आज यूज करते हैं, जो हम दूसरे देशों के साथ में व्यापार निभा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो वाटर के द्वारा ही कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ जी। और लास्ट, कम्युनिकेशन, जो कि सब यूज ही करते हैं। बिल्कुल हाँ जी, मोबाइल, एसटीडी, पीसी एक्सेट्रा, इंटरनेट, जो धीरे धीरे डेवलप हमने करा है, लेकिन पहले शुरुआत वो दे गए हैं। बिल्कुल, ये चीज आपके पॉजिटिव इंपैक्ट रहे हैं। आई होप ये चैप्टर आपको सबको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो, किसी पॉइंट पर समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। और आपको अगर ये चीजें समझ में आई हो, ये टॉपिक समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।